देखो भाई क्या था पिछले क्लास में, तो आपको ये दिखाया गया था भाई कि बेसिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ये आपने नाम लिखा था ना। तो मैंने आपसे आज कहा था कि एनसीईआरटी का अमीन वाला चैप्टर पढ़िएगा, क्या पढ़ा आपने? टाइम ही नहीं है। कोई बात, हम लोग आपको बस हम ये बता रहे हैं आपको कि जब एग्जाम में आएगा आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आप बस उसमें इतना लिखिएगा, तीनों जस्ट नीचे लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इफेक्ट, इसे आपने लिखा ना कल नाम, लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इफेक्ट। ओवरऑल का मतलब इंडक्टिव, हाइड्रेशंस और स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तीनों का जो ओवरऑल देखा गया, जो मैग्नीट्यूड देखा गया, ये देखा गया कि अगर मान लीजिए जो आपने अमीन लिया है उसमें आर की जगह आपको क्या हो भाई, या फिर आर की जगह क्या मिल जाए आपको, ठीक है। आर की जगह क्या मिल जाए भाई, एथाइल, और आर की जगह क्या मिल जाए, मेथाइल मिल जाए, ठीक। ये देखिए इन दोनों में कौन छोटा है? सर इन दोनों में तो मिथाइल छोटा है। मिथाइल छोटा है ना। तो याद रखिएगा इसमें जो नंबर आएगा वो कभी मैच में देखिए, एंट्री फीस ऐसे देखा आपने कभी? एंट्री फीस हाँ, हाँ 213 रुपया। हाँ और अगर ये बड़ा है, क्या ये बड़ा, यहाँ बड़ा नंबर आएगा, और देखिए कि बड़ा नंबर कैसे आएगा, ये देखिए मैंने अमीन आपका डायग्राम बना दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए जैसे मैंने लिखा। ये देखिए ये 1 डिग्री का है ना। दूसरा देखिए ये 2 डिग्री का है भाई। तीसरा देखो ये देखो 3 डिग्री है ना। बोलो भाई। तो अगर ये समझ गया, लाल की जगह मैंने क्या ले लिया भाई, तो यहाँ पे अगर ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव देखा जाए, पहला क्या देखा जाए भाई, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव। इंडक्टिव ये कहता है भाई ये जो ग्रुप अटैच है वो कैसा है, प्लस आई कि माइनस आई, प्लस है। तो प्लस आई डेंसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? यस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी डेंसिटी बढ़ेगा, उससे कम की ज्यादा, ज्यादा। और यहाँ बताओ, यहाँ पे और ज्यादा। नहीं समझे। समझ गए। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा थर्ड, फिर सेकंड, फिर वन। इतना समझ गया? नहीं समझे। समझ लास्ट में लिखना, लिख दो आप NH3 अमोनिया लिख दो भाई, NH3 अमोनिया। ये इंडक्टिव रेस्पेक्ट में, कहीं आप समझ पा रहे हो? मतलब सर मतलब ऑर्डर लिखने के बाद ये आप ऐसे हमें बताओ, ये बेसिसिटी चल रहा है ना, हाँ बेस का क्या डिफिनेशन लिखा था आपने? इधर देखो, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर टू H प्लस आयन। हाँ देखो जो बैटर है वो क्लियर होना चाहिए कि बेस में आपने लिखा था भाई, बेस में टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर टू H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम एज सून एज पॉसिबल। बोलो भाई। तो अब देखो यहाँ पे ये लोन पे डोनेट करेगा ना, क्योंकि इधर कैसा ग्रुप अटैच है, पॉजिटिव ग्रुप, प्लस आई ग्रुप अटैच है ना। अब इसमें कितने प्लस आई है, इसमें 2 प्लस। बताओ ये लोन पे जल्दी डोनेट करेगा कि नहीं डोनेट करेगा? इधर देखो इसमें कितने लोन पेयर है भाई, 2 लोन पे एक ही लोन पेयर है, लेकिन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं 3। बताओ। ऐसे आप समझो, ये लोन पे डोनेट कर रहा है ना भैया, इसकी मदद करने वाले कितने लोग हैं भाई? 1 लोग। इसकी मदद करने वाले 2 लोग। कौन जल्दी डोनेट करेगा? सर ये जल्दी डोनेट कर और देगा। इसमें देखो कितने लोग मदद करने वाले, 3। कौन और जल्दी डोनेट करेगा? सर थर्ड वाला। ये समझ के पहले
3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री इसके भी है सिर्फ ओनली फॉर इंडक्टिव। इसके भी है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट भी पे देखो ये 200 इतना आ रहा है 300। अगर मैं हाइड्रेशन के एस्पेक्ट में देता, किसके एस्पेक्ट में? हाइड्रेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं समझे? यस, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो मीन ये होता है कि अगर हम यहाँ पे H+ आयन जोड़ दे, क्या जोड़ दे भाई? H+ है। यहाँ देखो ये बन जाएगा, मतलब मैं एथिल को ऐसे लिख दूंगा ENHH और क्या बन गया? पॉजिटिव। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 3 ही में बनाएगा सर। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही पाला मैंने इसमें जोड़ दिया, बताओ एथिल एन एथिल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे अब इसमें? 2। ये समझिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर मैंने अगर इसमें जोड़ दिया H+ आयन, तो इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? क्या इधर नहीं समझ रहे पहले? अब सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बना? फर्स्ट। इसकी अगर बिहेव पे ऑर्डर लिखा जाए तो बताओ भाई ऑर्डर क्या होगा? सेकंड, थर्ड। 1 डिग्री 2 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई बताओ? नहीं समझे कैसे? तीसरा आपका भाई जो आपने लिखा था भाई 1 2 और तीसरा आपने लिखा था भाई स्टेरिक हिंड्रेंस, याद है ना? स्टेरिक हिंड्रेंस ये ना भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हैं? क्राउडेड भीड़ भाड़ को बोलते हैं हिंड्रेंस। भीड़ भाड़ को क्या बोलते हैं? और स्टेरिक का मतलब बल्कि ग्रुप अटैच्ड है, उसके आसपास क्या है? बल्कि ग्रुप। अब एक बात समझो आप कि अगर आपको कहीं यहाँ से भागना हो, कहाँ से? जैसे ये एथिल है तो ये NH2 है ना? इस लोन पर गैस क्या करना है? निकालना है। तो सिर्फ एक ये बड़ा ग्रुप अटैच्ड है। बोलो भाई, अब समझना, अगर वहाँ पे अगर और भीड़ जुड़ जाए, कितनी भीड़? ये देखो अब 2 बड़े ग्रुप आ गए ना, तो यहाँ से ये जल्दी निकल पाएगा कम भीड़ में कि बहुत ज्यादा भीड़ में? ये निकल पाएगा, वो जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े लोग आ जाएंगे तो दबाने लगेंगे ना उसको हर तरह से। यहाँ देखो अगर उसी को ऐसे लिख दिया जाए, ये देखो अब लोन पे, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? ये निकल पाएगा? नहीं। आप कहीं भीड़ में अगर आप हो और हर तरफ से लोग आपको घेर ले तो वहाँ पे आप निकल पाओगे जल्दी? तो इस बिहेव पे अगर आप देखो तो ऑर्डर क्या मिलेगा फिर आपको? 1 डिग्री 2 डिग्री और ये समझ गए भाई? सिर्फ अगर स्टेरिक हिंड्रेंस पे देखा जाए तो ऑर्डर मिलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और अगर सबसे अच्छा देखा जाए तो अमोनिया मिलेगा इसमें। अमोनिया बोले भाई, यहाँ सबसे अच्छे देखा जाए तो अमोनिया मिलेगा, कोई 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इतना समझ गए पहले? अब हमसे जब सवाल पूछेगा तो अगर वो गैसियस स्टेट नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है? गैसियस स्टेट या गैसियस फेज, अगर गैसियस फेज बोल देगा तब ये लगाएंगे। कौन सा? गैसियस फेज बोलेगा इंडक्टिव लगाएंगे। अन्यथा फिर हम कौन सा दिमाग लगाएंगे भाई? ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इफेक्ट। यानी अगर आपको ये सवाल मिल जाए मान लो इस तरह का, आप सबसे पहले आंसर क्या खोजोगे? ओवरऑल इफेक्ट। तो इसमें बस याद रखो ये छोटा है ना मेथिल, तो छोटा है तो छोटा नंबर, अब बड़ा है तो बड़ा नहीं मैच का एंट्री फीस होता है 231 रुपया, 213 रुपया, 211 रुपया, इस तरह से। जब बड़े बड़े मैच होते हैं तो 231 रुपया एंट्री फीस होती है जो अंडर मैच होता है। नहीं समझे? तो याद रखोगे इस तरह से, ये सेटअप बन जाएगा दिमाग में। ये देखो ये तीनों अलग अलग मैंने इफेक्ट दिखा दिया, तो एग्जाम में जब भी आएगा तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इसलिए इसका सबका सेटअप आपका ये क्या लिखा है यहाँ पे? ओवरऑल इफेक्ट। तीनों का जो मैग्नीट्यूड है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि सर ये कैसे 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 सब क्या है। नोट कर लीजिए इसको, एनसीईआरटी लाए हैं आज, दीजिए। इसके बाद आप इसको छापिए। फर्स्ट की सेकंड। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, वहाँ पे मतलब 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री लिख दिए। हाँ छोटे वाले वो एक्सपेरिमेंटल है तो उसमें दिखा रहा हूँ ना आपको।
अब जल्दी से लिख लो, नहीं लिख पा रहे। सर समझ में नहीं आ रहा किसके कंपैरिजन में कौन लिखे हैं। देखो जैसे पहले आपने 3 हेडिंग लिखा है स्टार्टिंग में, हाँ ये लिखा है तो जैसे पहले आपने क्या लिखा है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो अगर हम एथिल को लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं, एथिल को, तो वैसे ही फिर केस को भी ले लो। मिथिल। तो अगर ये इंडक्टिव खाली देखोगे तो ये ऑर्डर मिलेगा भाई। 3 अगर मिथाइल लगा दो तो डेंसिटी सर बढ़ा देंगे ऊपर ना। वाला किसके रिस्पेक्ट में लिखे हैं? ऊपर वाला इन तीनों का मैग्नीट्यूड है। अच्छा मैग्नीट्यूड है। हाँ, इन तीनों का। ओ ठीक। बस मुझको ये चाहिए था कि इसको पहले ना बता कर पहले ये सब बताना चाहिए था। हाँ बात समझ गया। लेकिन मैंने पहले आपको ये ना बता के पहले वो बता दिया ताकि एग्जाम में इसको याद रखना। हाँ टाइम पास करने का मौका मिले तो फिर ये पढ़ लीजिएगा। ठीक। अगर आप ये एनसीईआरटी पढ़ के आते तो फिर आप ये परेशान नहीं होते। टाइम नहीं मिला, कल एग्जाम था, 2 एग्जाम था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ ये देखिए ये लिखा है 2 डिग्री है ना, फिर देखिए ये 3 डिग्री 3 डिग्री और ये देखिए 1 डिग्री, 1 डिग्री। लास्ट में मिथिल फिर ये देखिए 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो ये छोटा वाला है ना, तो देखिए छोटा वाला तो छोटा नंबर मिला आपको, बड़ा है तो बड़ा नंबर मिला आपको, मिला कि नहीं मिला। मिला। अब फिर उसके पहले जस्ट देखो आपका ये जो मैंने बोला है ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला स्टेप देखो, अल्केनामाइंस वर्सेस अमोनिया। तो इसमें ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के कंपेरिजन कर रहे हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने, 3, यहाँ 2 बने और यहाँ 1 बने। दूसरा उन्होंने इसमें स्टेरिक इफेक्ट्स का भी कंपेरिजन किया है। तो ये चीज अब आपको पढ़ना है ना, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है। बात समझ रहे हैं, तो किसको पढ़ना है, इसलिए पहले आप इसको अंडरलाइन कर लो और फिर जाके इस किताब को पढ़ लेना, आपको दिमाग एकदम सेटअप बन जाएगा। हाँ ये अगर आप आधे घंटा पढ़े रहते तो सेटअप बना रहता, बस समझना रहता आपको। और जल्दी जल्दी लिखिए। अब देखो आपने जैसे आपने पहला क्या लिखा भाई, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर की टेंडेंसी देखो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, किसके बेसिस पे भाई, इंडक्टिव। तो यहाँ देखो आप ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री सबसे अधिक हुआ, सबसे क्योंकि ज्यादा। 3 डोनेटिव में बढ़ा ऐसा कि नहीं, 3 तो प्लस आई लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा। दूसरा आपने क्या लिखा भाई, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। इधर देखो आपने एक बात कभी लिखा था कि एसिड वो होता है जो H प्लस आयन डोनेट प्लस करता है, डोनेट कर देता अब बेस वो होता है, है प्लस ले लेते हैं। H प्लस आयन। तो अब बताओ ये H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, इधर देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया इसने, 2 इसने जब एक्सेप्ट किया तो 2 बनाया, इसने। 1 अब देखो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे देखो किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सबसे अधिक ये बना दिया हाँ तो जाएगा 1 डिग्री। फिर देखो आपका, 2 डिग्री। फिर देखो आपका, नहीं समझे भाई। 2 डिग्री। फिर स्टेरिक एंट्रेंस के पे तो भीड़ भाड़ के बेसिस पे हम्म, ये चीज देखो सिर्फ वन साइडेड क्राउडेड है, ठीक है भाई जा रहा था, इसमें दोनों साइड क्राउडेड आ गया ना, तो थोड़ा रुकावट आएगा ना लोन पेयर में। yes, और तीसरा देखो तीनों साइड से क्राउडेड आ गया, और और भीड़ भाड़ आएगा। नहीं समझे इसमें। समझ गए। तो हमने कहा कि ये तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, बट आपसे जब भी सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा वो ओवरऑल। effect। तो अगर मिथाइल है, क्या लगाओगे आप, मिथाइल 213। 213। एथिल है तो अच्छा ये सब ट्रिक बताएं क्या, जी। 213? हाँ आपको क्या लगा, अच्छा ये अब तब से कंफ्यूज थे क्या। हाँ अरे नहीं भाई, इन तीनों का ये मैग्नीट्यूड है ट्रिक, हाँ। कि एग्जाम में हमारा ये सब तो भूल जाएंगे ना, क्योंकि हमसे जब पूछेगा तो अलग अलग नहीं पूछेगा। नहीं समझे आप भाई, जब भी अमीन का पूछेगा तो ये ऑर्डर पूछेगा, याद रखो आप। और ये भी कॉन्फिडेंस रखो कि नीट का एग्जाम देने से पहले ये किसी न किसी टेस्ट में आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा। याद रखिएगा आप, नीट का एग्जाम देने से पहले किसी न किसी टेस्ट में एग्जाम आपको ये क्वेश्चंस आपको कंफर्म लिख लीजिए वहां 100%। चल आगे भाई फिर हेडिंग लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ, अब देखिए आपने गलती ये किया भाई कि अल्कोहल भी नहीं पढ़ा जा करके। अल्कोहल मैंने आपसे कहा था ना पढ़ने के लिए केमिकल प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रोफाइल वाला और न्यूक्लियोफाइल वाला। जब वो टॉपिक आप घर पढ़िएगा तब ना आपको लगेगा कि एनसीईआरटी कुछ कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। बोलिए भाई, इसलिए आप पढ़ा कर ही घर जाके मैं बहुत जल्दी टॉपिक को निपटा दूंगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा भाई यहाँ पे क्या आप कुछ बताइएगा भाई रेजोनेंस के बारे में। मैं हाँ रेजोनेंस के बारे में फिजिक्स में आपने कोई पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा,
इसका मीनिंग क्या होता है? रेजोनेंस मतलब सर ये होता है कि मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। रेजोनेंस की मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ। फिजिक्स में भी तो आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा ना। हाँ। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है? ये रेजोनेंस कहाँ क्रिएट होगा? सर जैसे वो तो आप कंडीशन बता रहे हो कि ये होगा तो ऐसे मतलब फला फला फला। रेजोनेंस मतलब सर जैसे हर मतलब जो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। यदि कोई भी मॉलिक्यूल से ले लो आप, जैसे HF का नाम सुने हो, हाँ, उसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा HF में होगा। उसे हाइड्रोजन को अलग और मतलब एफ को अलग कर देंगे तो उसमें डॉटेड लाइन है तो रेजोनेंस बॉन्ड होता है। वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना ना। वो क्या बना? कोवलेंट बॉन्ड। वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना ना। रेजोनेंस कैसे इंडिकेट कीजिएगा? आपने कभी ये सुना है कि घड़ी जो चलती है वो किस डायरेक्शन में चलती है? क्लॉकवाइज चलती जो है। 7 फेरा लेते हैं वो किस डायरेक्शन में लेते हैं? क्लॉकवाइज। सोच लीजिए एक बार। क्लॉकवाइज। जो मंदिर का दर्शन करते हैं वो लोग किस फेरा में राउंड लेते हैं? किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज लेते हैं। सोच लीजिए फिर से। जो आपका सन का चक्कर लगा रही पृथ्वी, वो भी किस डायरेक्शन में है? पृथ्वी तो सर एक बार एंटी क्लॉक क्लॉक दोनों करती है, मतलब क्लॉकवाइज है। आप कहीं मोशन देखिएगा तो हमेशा किस मोशन में होता है? आप ट्रैक्टर को देखो, कोई ट्रैक्टर जोतता हो वो भी किस डायरेक्शन में जोतेगा? क्लॉकवाइज। आखिर आप हर सिस्टम को देखो तो एक ही सिस्टम मिलेगा आपको, क्लॉकवाइज। क्या मिलेगा आपको? क्लॉकवाइज। और हर सिस्टम में मोशन होता है। अकॉर्डिंग टू आप फिजिक्स देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें मोशन। आपने कोई इलास्टिसिटी का नाम सुना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें कि प्योर इलास्टिसिटी होता नहीं, या इम्प्योर होता। कुछ ना कुछ सब में होगा। कि ये बात सही है ना? कुछ ना कुछ सब में तो है कि नहीं इलास्टिसिटी? तो यहाँ थोड़ा सा लिखो पहले, तब आप समझ जाएंगे। लिखो ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। हर मॉलिक्यूल क्या होगा भाई? मोशन करेंगे। जैसे आपने गैसेस स्टेट का नाम सुना होगा कभी? नहीं। उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिग्री पढ़ते हैं, कुछ याद आ रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि अगर मोनो डाइएटॉमिक के लिए होगा, ट्राई के लिए ट्राई होगा, के लिए। मोनो के लिए, कुछ ऐसा सुना आपने? वो मोशन की वजह से ही तो होता है। तो यहाँ आपने पहले क्या लिखा भाई? ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशंस। यानी अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो उसमें क्या होगा भाई? मोशन होगा। सोच लो एक बार, मोशन होगा कि नहीं होगा? नहीं, लिखना। सो ड्यूरिंग द मोशन electronic arrangement change from time to time, change from time to time, and produce a number of structure, produce a number of structure which are called as number of structure which are called as resonating structure। बोलो भाई, called as, बड़े ध्यान से सुनना ये जो नाम लिख रहा हूँ, called as resonating, बोलो भाई, स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। नाम सुने हो भाई? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलते हैं भाई? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर।
बोलिए भाई, या फिर इसी को बोलते हैं, चलो इतना ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म या फिर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। इसको ब्रैकेट यहां बंद कर लेना इस तरह से, बस इतनी भी समझ गए भाई। बोलो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर अंडर द सर्टेन कंडीशन, अंडर द certain condition, certain condition, and the effect is called as resonance effect, called as resonance effect। ठीक है भैया, हमने कहा देखो ध्यान से कि all the molecules, यही है ना भाई, ठीक, all the molecules आर ऑलवेज इन मोशन, यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स उसमें क्या होगा भाई, अब मोशंस का मतलब होता है कि बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड का क्लीवेज। अब या तो वो डायटोमिक हो सकता या फिर ट्राइएटोमिक हो सकता, लेकिन अगर कोई मोनोएटॉमिक है उसमें बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा। ध्यान समझना दोस्त, और किसी भी मोनोएटॉमिक को हम मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते। अगर जब भी मॉलिक्यूल्स होगा तो कम से कम कितने एटम कंबाइन होंगे भाई, 2 एटम। क्या ये बात आप समझ रहे हो कि कम से कम कितने एटम कंबाइन होंगे? 2। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या आपने अल्कीन का नाम सुना है? बोलो भाई, ये ना अल्कीन, वो सिस फॉर्म नहीं है, इसमें सिर्फ अल्कीन है कि नहीं है? बोलो भाई। अब अगर इस मॉलिक्यूल्स में मोशन होगा, क्या होगा? तो मोशन का मतलब होता है कि बॉन्ड का क्लीवेज होगा। बोलो भाई, मोशन का क्या मतलब है? बॉन्ड का क्लीवेज। हम यहाँ पाई बॉन्ड को सेलेक्ट करते हैं, किसको? पाई बॉन्ड को टूटने की क्या पॉसिबिलिटी है, थोड़ा हमें बताओ। सर पाई बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी, या तो उधर चला जाए, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, ये समझ गए मोशन हो जाए। अगर मोशन किस साइड हो गया भाई, उस कार्बन की तरफ, या फिर मोशन किधर हो गया, आगे वाले कार्बन, क्या बनेगा? वही सर, इधर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। नहीं समझे सर, इधर पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव बना लो। बोलो भाई, हो सकता है कि जो मोशन हो जाए वो एक हाफ हाफ हो जाए, कैसा? हाँ, तो अलग अलग होते हैं। ये बनेगा ऐसे मोशन, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फ्री रेडिकल। क्या नाम सुना फ्री रेडिकल का? यस सर। बोलो भाई। ये देखना कि जो ये फ्री रेडिकल है, ये देखो आपका आयनिक है, यहाँ तक है कि नहीं आयनिक? क्यों आयनिक है भाई? प्लस या माइनस है ना? इफेक्ट है। और ये देखो, ये आपका क्या भाई, ये क्या आपका न्यूट्रल है कि नहीं? न्यूट्रल। और ये क्या आपका? फ्री रेडिकल। और ये वाला क्या आपका? फ्री रेडिकल। पहले इतनी बात समझ गए? यस। नहीं समझ। अब देखो, ये जो फ्री रेडिकल वाला है ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। ये जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आगे जहाँ भी आएगा मैं उतना टाइम नहीं दूंगा। ये जहाँ फ्री रेडिकल बनेगा दोस्त, ये क्या होगा? हाईली रिएक्टिव है। ये कभी शांति से नहीं रह सकता, कभी ये शांति से नहीं रह। अगर कहीं गलती से मान लो बन गया CH3 फ्री रेडिकल, क्या बन गया? वो CH3 इतना रिएक्टिव है कि अगर कुछ भी नहीं मिलेगा इसको, तो अपने मॉलिक्यूल में ही फिर से कॉपी करके वो देखो क्या बना लेगा भाई, CH3। इतना रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि शांति से नहीं बैठेगा। अगर इसको कहीं दिखा कि ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल है और ये CH3 है ना रेडिकल, किसी एक को सेलेक्ट कर लो, किसको सेलेक्ट करके बोले?
मान लीजिए मेथिल को सेलेक्ट, चलो ये सेलेक्ट कर, ये इतना रिएक्टिव है कि जाके किससे रिएक्शंस कर लेगा। मेथिल, और इससे रिएक्शंस करने की दो पॉसिबिलिटी है, कितनी? एक तो सीधे सीधे जाके हाथ मिला ले, सर मेथिल तो बड़ा मतलब बड़ा स्टेबल मुझसे है। छोड़ दो भाई, हमने कहा किसी एक को सेलेक्ट कर लो ना दोस्त, हमने यही नहीं कहा आपसे कि आप किसी एक को सेलेक्ट कर लो। हो सकता है कि भाई ये आकर के सीधे सीधे गले मिल जाए, या फिर कहेगा कि भाई मुझको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए। क्या कहेगा ये? इससे क्या कहेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ले लेगा, और इधर जाएगा और इस वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा उधर से, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ले लो, और इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में लेगा? फ्री रेडिकल के फॉर्म तो में, यहाँ इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, फिर रेडिकल बन जाएगा, यस, तो ये बन जाएगा। और ये जब इसको पकड़ेगा तो ये CH4 बन गया। अब इनको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आएगा, ये लोग कहेंगे चलो भाई हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग करना, नहीं समझ। समझ, तो इतना याद रखो कि कभी भी फ्री रेडिकल बनना नहीं चाहता, और अगर बन गया तो वो क्या होगा? हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होगा दोस्त। और जब हाईली रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन में शांत नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा। नहीं समझे? ये आगे कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? एक पढ़ोगे ऊर्जा रिएक्शन, एक पढ़ोगे डी कार्बोक्सिलेशन, एक पढ़ोगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम सुने आप? नहीं सुने। सुनिए, फिर ये जब आप पढ़ोगे अल्कीन का प्रिपरेशन, तो वहाँ ये सब मिलेगा आपको कि सर जो फ्री रेडिकल मैग्नीशियम होता है एक ऊर्जा रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोलाइसिस और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें आपका फ्री रेडिकल मैग्नीशियम होता है, ये कभी फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, ये फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता। नहीं समझे तो ना? इसमें लिखना कंडीशन, क्या लिखोगे आप? इतना बना लिया ऊपर का, ऊपर का नाम लिख दिया, ये डायग्राम नहीं बना है ना, इतना जगह छोड़ दो फिर डायग्राम के लिए, और ऐसा बनाना कि एक लाइन में आ जैसा छोटा छोटा। नहीं समझ भाई, अपने मन से देखो, ये पाई बैंड को ब्रेक करने की कितनी पॉसिबिलिटी है? नो पॉसिबिलिटी, एक तो चाहो उधर भेज दो, या फिर मन कर इधर भेज दो, या मन कर 20 से डिवाइड कर दो। नहीं समझे भाई? और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, तो ये देखो, इन्हीं की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग, स्ट्रक्चर, या फिर उसी को क्या बोल दीजिए? कैनोनिकल, कैनोनिकल, या फिर उसी को आप क्या बोल दीजिए? हाइपोथेटिकल। नहीं समझे भाई? अब लिखोगे कंडीशन, क्या लिखोगे? कंडीशन, पहला लिखो कंडीशन, देखो उसमें ओनली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ओनली इलेक्ट्रॉनिक arrangement should be changed, should be changed atomic arrangement, कॉमा देखिए क्या दे दीजिएगा? atomic arrangement, atomic arrangement should not be changed, should not be changed। ठीक है भाई, ये जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। मैं समझा रहा हूं इसका एग्जांपल, तो इधर देखना भाई, इधर देखना, इधर देखना, यहाँ पे लिखूं, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH, इतना समझ गए? हमें एक बात समझा दो दोस्त, इस बॉन्ड में ये बॉन्ड पोलर है क्या? पोलर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सर पोलर की नेगेटिविटी ज्यादा है। पोलर में किसकी? कार्बन की या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की। तो एक पॉसिबिलिटी है दोस्त कि मैंने इस पर क्या दे दिया? नेगेटिव सर। तो कार्बन क्या दे दिया? पॉजिटिव। यानी एक तो ऐसे कर सकता ना क्लीवेज। एक पॉसिबिलिटी आप बताओ। ऊपर पॉजिटिव चला जाएगा, नीचे नेगेटिव। नहीं समझे? यस। एक पॉसिबिलिटी और कोई बताओ सर। एक पॉसिबिलिटी की मतलब ऊपर लोन पेयर हो जाएगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। हाँ, ये समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं समझे? समझ। एक तो मैंने ये आपको चेंज किया, बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
दूसरा मैं चेंज करने जा रहा हूँ एटॉमिक अरेंजमेंट। क्या चेंज करने जा रहा हूँ? देखो उसी सवाल में ये समझ गए? बोलो भाई। ये एरो इंडिकेट करता है रेजोनेंस को। किसको? आपने कहा सर कंडीशन क्या है? ओनली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट शुड बी चेंज। यानी जो बॉन्ड है, ये देखो जो बॉन्ड है वो चेंज होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर आपने किसको चेंज कर दिया, ध्यान से बस इसको पढ़ो, एटम को। किसको? एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा क्या? तो कह रहा है कि या तो अगर आप किसी का एटम चेंज कर दो या फिर क्या चेंज कर दीजिए, न्यूक्लियस, तो क्या अरेंजमेंट शुड नॉट बी चेंज। यानी आप एटम को चेंज कर सकते हैं। रेजोनेंस के लिए आप किसको चेंज कीजिएगा? पोजीशन बॉन्ड को। यहाँ बताओ कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है? सर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। बताओ यहाँ कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हो गए? वहाँ पे सर 1 हाइड्रोजन हो गया। अपने मन से बताओ दोस्त, इसमें किसका चेंजिंग हुआ है? हाइड्रोजन का। एटम का चेंजिंग हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया एटम का चेंजिंग? अच्छा, जब एटम का चेंजिंग होगा तब हम इसको रेजोनेंस नहीं कहेंगे। नहीं समझे दोस्त। जब एटम का अगर चेंज हो जाएगा तब हम इसको रेजोनेंस नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। नहीं समझ पा रहे? फिर से बताऊं? नहीं समझ। जैसे मैंने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने इधर स्ट्रक्चर जो बना दिया इसमें लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड N H पॉजिटिव निगेटिव। मान लो अपने मन से। बताओ यहाँ पे ये कार्बन किससे कौन अटैच था? हाइड्रोजन। यहाँ मैंने कार्बन हाइड्रोजन किससे जोड़ दिया? हाइड्रोजन से। एटम का अरेंजमेंट कर दिया ना? देख लो भैया, एटम को चेंज कर दिया ना, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। क्या ये बात समझे? नोट कर लेना पहले। ये साल कुछ समझ में आ रहा है। बन गया भाई। आधी आधी आराम से सीख लीजिए। एक चेयर वहाँ से ले लीजिए आप। अभी कैमरा लगा है, कोई दिक्कत नहीं, आप चेयर पर ले लीजिए। 11th एनसीईआरटी लाए हैं आप? लीजिए। केमिस्ट्री के ये देखो, ये ऊर्जा रिएक्शन लिखा है आपने, ये डीकार्बोक्सिलेशन लिखा है, ये लिखा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये याद रखिएगा, जब ये रिएक्शन तीनों हम पढ़ेंगे तो वहाँ यही मैग्नीशियम पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल वाला। ठीक है, ले लीजिए। क्या लकड़ी वाला चेयर ले लीजिए। मैंने वो सेटअप है, अभी सेटअप कुछ नहीं करना, बस आप बैठिए। उसको नहीं कर रहे हैं सर। सर आशीष आ रहे हैं, अच्छा वेट कर रहे हैं। उन्हीं का तो वेट कर। अच्छा ठीक है भाई। कहा था संकट मुझे नहीं
सुनते भी हैं क्या? देखो ये आप खुद अपने से पढ़ लेना, ठीक है? पकड़ो इसको, बता ये जो यहाँ लिखा है ना, ये देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, लिखा है ना? इधर देखो भाई, अगर कोई रेजोनेंस होगा उसमें न्यूक्लियस का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने एटम है भाई? टोटल एटम देखो 4। चार है। यहाँ टोटल कितने एटम है? एक है। 1। इसका जब ये बना तो इसमें कितने हो गए टोटल? 3 यहाँ कितने हो गए? 2 एटम चेंज हो गया ना? हाँ। जब एटम चेंज हुआ तो न्यूक्लियस चेंज हो गया। यानी ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं होंगे। क्या इतना भी समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? समझ। उसको अंडरलाइन करो, उसके बाद आगे घर से पढ़ के आओगे पूरा वो मैटर, पूरा वो मैटर। ठीक है भाई? कृष्णा जी